गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा दिया था। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने बेटा आपको ओवरी के अंदर इवेंट्स दिखाया था कि कैसे प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल, फिर आपका बनता है बेटा ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता है, ग्रेफियन फॉलिकल जब फटती है उसी को बोलते हैं बेटा ओवुलेशन। ओवुलेशन के दौरान ओवरी के अंदर से बेटा एक एग निकलता है। ओवुलेशन के दौरान बेटा हमने एग बना लिया था, एग निकलता है। अब उसी बेटा एग का हमें क्या करना है, फर्टिलाइजेशन करना है। एग को अपन क्या करेंगे बेटा, फर्टिलाइज कराएंगे। इसके पहले बेटा अपन गैमेटोजेनेसिस में स्पर्म और ओवम दोनों पढ़ लिया था। और कल वाली क्लास में बेटा मैंने आपको पढ़ाया कि oogenesis के बाद जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कैसे 14वें दिन एग रिलीज होता है ग्रेफियन फॉलिकल के फटने से। अब बेटा जब एग रिलीज हो गया है तो अब क्या करेंगे, स्पर्म से एग को मिलाएंगे और क्या कराएंगे बेटा, फर्टिलाइजेशन कराएंगे। तो बेटा आज स्टार्ट करेंगे अपन फर्टिलाइजेशन। ओके बेटा, चलिए बेटा शुरू करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कह रहा है फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं फ्यूजन ऑफ दो हैप्लॉइड गैमीट। कितने गैमीट बेटा, दो हैप्लॉइड गैमीट क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। दोनों का क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा बेटा, 23 रहेगा। और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट। ठीक है, और जो कंटेन करेगा कितना क्रोमोसोम, जाइगोट जो कंटेन करेगा क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा, 46। ये मैं बेटा आपको पहली क्लास में पढ़ा दिया था। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा ये एग है और ये हमारा स्पर्म है। एग और स्पर्म जब मिलते हैं जिसको बोलते हैं सिनगैमी, सिनगैमी करते हैं और दोनों क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। तो स्पर्म क्या करता है, इंटर कर जाता है एग के अंदर। ये हमारा हो गया बेटा सिनगैमी। अब जब एग के अंदर स्पर्म इंटर करता है, ये बेटा स्पर्म है और ये आपका एग। एग और स्पर्म जब फ्यूज करेंगे, सिनगैमी करेंगे, तो इंटर कर जाता है स्पर्म कहां पे बेटा, एग के अंदर। और जब एग के अंदर स्पर्म इंटर कर जाता है तो उसके बाद दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करता है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होता है, इसका और इसका दोनों का न्यूक्लियस क्या होगा बेटा, फ्यूज होगा। जब दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज होता है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम होता है। फिर उनका क्या होगा, एम्फीमिक्सिस होगा, क्रोमोसोम मिलेंगे आपस में। तो अगले स्टेप पे क्या होने वाला है, कैरियोगैमी के बाद होने वाला क्या है, जब दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज कर गए बेटा, ये फीमेल का न्यूक्लियस है, ये मेल का न्यूक्लियस है। जब दोनों फ्यूज कर गए, दोनों के अंदर क्रोमैटिन फाइबर होते हैं, उन जब दोनों मिल जाते हैं तो बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। और एम्फीमिक्सिस के बाद ही आपका बन जाता है बेटा जाइगोट। ठीक है बेटा, तो ये रहा स्टेप, कैसे दो गैमीट मिलते हैं, इंटर कैसे स्पर्म कर जाता है ओवम के अंदर, फिर कैसे उनका न्यूक्लियस फ्यूज करता है, न्यूक्लियस के बाद उनका क्रोमोसोम कैसे फ्यूज करता है, और इसी क्रोमोसोम को फ्यूज करने के बोलते हैं एम्फीमेक्सिस। उसके बाद बन जाता है बेटा जाइगोट। और जाइगोट की पोलैरिटी 2n होती है, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। आगे चलते हैं बेटा, देखिए मैं आपको बेटा दिखाने जा रहा हूं इंसेमिनेशन होने के बाद जब मेल के अंदर से स्पर्म निकलता है और फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में डाल दिया जाता है, तो कितने स्पर्म रिलीज होते हैं और कितने स्पर्म रिलीज होने के बाद कितने बचते हैं, कितने एक तक पहुंचते हैं, क्योंकि बहुत लंबा सफर होता है बेटा। जब मेल के पेनिस के द्वारा फीमेल की वजाइना में स्पर्म को डाल दिया जाता है, इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के दौरान बेटा मैंने आपको बताया था 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं ईच क्वाइटस, हर क्वाइटस में। और हर क्वाइटस में बेटा जरूरी नहीं कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, हर क्वाइटस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन का एक बेटा टाइम होता है, जिस दौरान बेटा क्या होगा, फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन होगा, एग निकलेगा। अगर उस दौरान क्वाइटस होता है तो उसी दौरान क्या हो सकता है बेटा, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। हमेशा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है कि हर क्वाइटस का रिजल्ट ये नहीं कि हर बार फर्टिलाइजेशन ही हो जाए। ठीक है बेटा, तो जब इंसेमिनेट कराते हैं हम तो हमारे इजैकुलेशन के दौरान पेनिस से लगभग बेटा 200 से 300 मिलियन क्या निकलते हैं, स्पर्म निकलते हैं। 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं। और इसमें मैंने आपको शेप बता दिया बेटा, 60% इसमें कितने कैसे होते हैं, नॉर्मल शेप और साइज के होते हैं। और इसमें से भी 40%, 60 का बेटा 40% वाइग्रस मोटिलिटी शो करता है। ये कंडीशन होनी चाहिए, 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म है उनसे 60% नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, तभी हम फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं। और उसमें भी बेटा 40% वाइग्रस मोटिलिटी शो करना चाहिए, मतलब तेजी से रन करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। अगर ये नंबर घट जाता है बेटा तो ओलिगोस्पर्मिया का केस हो जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो बच्चे को कंसीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो हमने बताया कि जब 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट कर दिए जाते हैं फीमेल की वजाइना के अंदर,
तो इसके रास्ते में बहुत सी बेटे रुकावट आती है, रास्ता बहुत लंबा है तो काफी रुकावट आती है। तो जब इस पर इंटर करते हैं बेटा अंदर की तरफ, ये वजाइना के अंदर, तो वजाइना के अंदर का मीडियम कैसा होता है, एसिडिक होता है, और कुछ इसमें माइक्रोफेजेस सेल होती हैं। वजाइना के अंदर का पीएच कैसा बेटा, एसिडिक है, और उस वजाइना के अंदर ही कुछ माइक्रोफेजेस सेल भी पाई जाती हैं जो किसको खाती हैं बेटा, स्पर्म को खा जाती हैं, जिससे स्पर्म का नंबर घटना स्टार्ट हो जाता है। अब एंट्री तो यहां से किया 200 से 300 मिलियन, लेकिन बेटा जैसे वजाइना को ये क्रॉस करता है तो एसिडिक नेचर होने की वजह से वजाइना के अंदर कुछ मर जाते हैं और कुछ को तो माइक्रोफेज सेल खा जाती हैं, कुछ तो चल ही नहीं पाते हैं ठीक से, कुछ कमजोर होते हैं, कुछ वाइग्रस मोटिलिटी ही नहीं शो कर पाते हैं। तो इनका नंबर घटते घटते बेटा जब ये पहुंचते हैं कहां पे, यूट्रस के अंदर, तो इनका नंबर बेटा लगभग हो जाता है 10,000, 10,000। इनका नंबर कितना हो गया बेटा, 10,000। 200 से 300 मिलियन स्पर्म चले थे, वजाइना को क्रॉस करते करते कितने बच गए, 10,000 बचे हैं। अब 10,000 स्पर्म बेटा ये क्या करेंगे, यूट्रस के अंदर रन करते हैं और ये फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ते हैं। अब जब बेटा फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ते हैं, माइक्रोफेजेस से लगातार खा रही हैं इनको, इनका नंबर लगातार घट रहा है। जब ये फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ते हैं बेटा, जब ये फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ते हैं तो इनका नंबर लगभग घटकर 200 से 250 हो जाता है। कितना नंबर, 200 से 250। चले थे कितने, 200 से 300 मिलियन स्पर्म, यूट्रस में पहुंचते पहुंचते नंबर घटकर 10,000 हो गया। फैलोपियन ट्यूब की तरफ जब एंट्री करते हैं बेटा, इनका नंबर घट के 200 से 250 हो जाता है। लगातार नंबर इनका बेटा क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। और ये जब एक के पास पहुंचता है, उनका नंबर कितना रहता है, लगभग 200 से 250 ओवम के अंदर। ये रहा ओवम, और ये रीजन क्या है जहां पे ये जा रहे हैं, ये फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला रीजन है। और इसी को चारों तरफ से आके स्पर्म क्या करेंगे, झुंड बना के चारों तरफ से कवर करेंगे। कवर तो करेंगे ढेर सारे स्पर्म बेटा, लेकिन इसमें से एंट्री सिर्फ एक ही स्पर्म की होगी। जो सबसे बलवान होगा, जो सबसे पावरफुल होगा बेटा, वही क्या करेगा, वही इस एक को क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, और पेनिट्रेट करके अंदर एंट्री करेगा। ठीक है, तो ये है बेटा प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन की, कैसे कैसे मतलब स्टेप वाइज स्पर्म एंट्री करता है, कैसे जाके एक को फर्टिलाइज करता है। आगे देखते हैं बेटा। अब देखिए कैपेसिटेशन क्या है, कह रहा है कि जब स्पर्म इंटर करता है, ओवम के पास पहुंच जाता है, तो क्या आसानी से ओवम के अंदर इंटर कर जाता है क्या, उसमें भी बेटा बहुत कठिनाई है, क्योंकि ओवम की जो वाल है बेटा चारों तरफ से कवर है, उसके ऊपर जोना पेल्विसिडा की कवरिंग है, कोरोना रेडिएटा की कवरिंग है, बहुत सारी कवरिंग है। तो उन सब कवरिंग को भेदना पड़ेगा, किसको, स्पर्म को, उन सारी लेयर को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के बाद ही तब इंटर कर पाता है हमारा स्पर्म ओवम के अंदर। ओके बेटा, तो यही प्रोसेस है। कैपेसिटेशन क्या है, कह रहा है रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, कह रहा है जो स्पर्म के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन लगे हुए हैं उनको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। अब ये रहा बेटा स्पर्म, ये स्पर्म है, इसके चारों तरफ ग्लाइकोप्रोटीन लगे हैं, लेकिन जब इसको क्या करना है, कैपेसिटेशन करना है, ओवम के अंदर क्या करना है, पेनिट्रेट करके घुसना है, तो क्या करेगा, ये ग्लाइकोप्रोटीन जो चारों तरफ इसके ग्लाइकोप्रोटीन लगी हुई है, क्या क्या, जैसे इसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल है उसको हटा देगा, ग्लाइकोप्रोटीन लगा है उसको हटा देगा, प्रोटीन सबको हटा देगा, अपने आप को हल्का करेगा, जिससे क्या करे, एक के अंदर इंटर कर जाए। तो ये सारी चीजों को हटा देता है, ग्लाइकोप्रोटीन हटा देता है, तब ये एक्टिव होता है। अब ये एक्टिव होता है, देखो इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन वोटीन सारी चीजें हट चुकी हैं, अब ये एक्टिवली मूव करेगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, क्या क्या हटा है मैंने, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड द हेड, हेड के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारी चीजें थी सबको हमने हटा दिया। अब स्पर्म एक्टिव हो गया है पेनिट्रेट करने के लिए। डायलेशन ऑफ द डिकैपिटुलेशन फैक्टर, और क्या कह रहे हैं, कह रहा है जो माइक्रोफेजेस हैं, जो एसिडिक मीडियम है, ये सब रुकावट का काम करती हैं, तो इनसे भी बचना है, इनसे भी बचने के बाद ही हमें क्या करना है, इंटर करना है। तो डायल्यूशन ऑफ डिकैपिटुलेशन फैक्टर, तो डायलेशन की कंडीशन आ जाती है, जिससे ये क्या करे, माइक्रोफेज और एसिडिक मीडियम से बचते हुए जल्दी से स्पर्म इंटर कर जाता है अंदर। और क्या मिलता है स्पर्म को, स्पर्म को कैल्शियम मिलता है, एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू स्पर्म, स्पर्म के अंदर कैल्शियम की एंट्री होती है, जिससे स्पर्म बहुत तेजी से मोटाइल करता है, बहुत तेजी से रन करता है, और कहां तक आता है बेटा, रन करके सर्विक्स की तरफ बढ़ता है, आगे बढ़ते हुए कहां जाता है, यूट्रस के अंदर, एंड फाइनली पहुंच जाता है कहां पर, एम्पुलरी रीजन पे पहुंच जाता है, कहां पे, फैलोपियन ट्यूब के, और जहां पे फर्टिलाइजेशन होना है। तो कैल्शियम मिलने की वजह से स्पर्म क्या करता है, बहुत तेजी से मूव करता है, स्विम करता है, और तेजी से दौड़ते हुए सर्विक्स को क्रॉस करते हुए, यूट्रस को क्रॉस करते हुए पहुंच जाता है कहां, फैलोपियन ट्यूब के पास, जहां पर एग है। ओके, आगे देखिए बेटा। अब देखिए, अब जब स्पर्म एग के पास पहुंच जाता है तो क्या होता है, अब एग और ओवम के बीच में कुछ रिएक्शन चलेगा।
एग और स्पर्म के बीच में क्या चलेगा बेटा? रिएक्शन चलेगा। एग पहचानेगा जो स्पर्म आ रहा है ये हमारी स्पीसीज का ही है क्या? अगर उसी के स्पीसीज का है तब तो दोनों रिएक्शन करेंगे, स्पर्म को एंट्री करने की परमिशन मिलेगी। और अगर एग ने पहचाना कि हमारे स्पीसीज का नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें स्पीसीज स्पेसिफिक होती है। ठीक है बेटा, क्या कभी आपने सुना कि कुत्ते का स्पर्म घोड़े के ओवम को फर्टिलाइज कर दे? ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं स्पर्म और ओवम। तो ओवम क्या करेगा? पहचानेगा स्पर्म को कि यह हमारे स्पीसीज का ही स्पर्म है कि नहीं। अगर हमारी स्पीसीज का स्पर्म नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और अगर उसी के स्पीसीज का है तो दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन मिलेंगे आपस में, और उसके बाद ओवम के अंदर स्पर्म की एंट्री होगी। ओके बेटा, तो वही दिखाने जा रहे हैं आपको कि कैसे दोनों रिएक्शन करते हैं। एग और स्पर्म जब मिलते हैं तो दोनों के अंदर रिएक्शन क्या होता है और कैसे एंट्री करता है स्पर्म। ओके, तो कह रहा है एक्रोसोमल रिएक्शन क्या है, देखो। चलो देखो बेटा, एक्रोसोमल रिएक्शन कह रहा है इस रिएक्शन में लगभग 250 स्पर्म होते हैं, अटैच हो जाते हैं कहां पर? एग पर। इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? एग्लूटिनेशन बोलते हैं बेटा, एग्लूटिनेशन, सरफेस ऑफ एग, एग्लूटिनेशन। आल्सो एक्रोसोम, एक्रोसोम अब क्या करता है बेटा? आल्सो एक्रोसोम स्टार्ट रिलीजिंग हाइड्रोलाइजिंग इंजाइम। अब कह रहा है कुछ हाइड्रोलाइजिंग इंजाइम रिलीज करना शुरू करता है। कौन बेटा? जो आपके हम स्पर्म का जो एक्रोसोम है उसके अंदर से कुछ इंजाइम निकलना शुरू करता है। और कह रहा है एग्लूटिनेशन क्या होता है? एग्लूटिनेशन मतलब होता है बेटा, जो ओवम है और जो स्पर्म है जब दोनों मिलेंगे तो एक ओवम को मान लो बेटा ताला है और स्पर्म को मान लो चाबी है। ताला और चाबी बेटा जब सेट होंगे तभी ताला खुलता है। अगर किसी दूसरी चाबी ला के किसी दूसरे ताले को खोलोगे तो क्या खुलता है? क्या नहीं खुलता है। तो कह रहा है एग्लूटिनेशन वही होता है। स्पर्म मान लो क्या है? चाबी है। ओवम क्या है? ताला है। ताला और चाबी जब फिट होंगे तभी क्या होगा? लॉक खुलेगा। तो वही कह रहा है स्पर्म इंटर करेगा ओवम के अंदर, वो पहचानेगा उसको, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग एक दूसरे को पहचानेंगे तभी स्पर्म एंट्री कर पाएगा ओवम के अंदर। ये एग्लूटिनेशन होता है। अब दिखाते हैं बेटा आपको यहां पे। ओके बेटा, ये बेटा है स्पर्म, स्पर्म, और ये स्पर्म का हेड है। स्पर्म का ये चारों तरफ से क्या बेटा? हेड है। और आपको पता है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे हुए हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। और इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम, क्रोमैटिन फाइबर है। तो कह रहा है अगर हेड की हम बात करेंगे तो हेड को बोला जाता है एक्रोसोम, और एक्रोसोम के अंदर ही होता है क्या? स्पर्म लाइसिन एंजाइम। इसके अंदर कह रहा है एक्रोसोम के अंदर ही कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम का नाम क्या है? पहला एंजाइम है बेटा हाइलुरोनाइडेज, हाइलुरोनाइडेज एंजाइम है। दूसरा क्या है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तीसरा क्या है? जोना लाइसिन एक्रोसिन जिसको बोलते हैं। मतलब कह रहा है इसके पास, स्पर्म के पास 3 एंजाइम हैं, 1 2 3। और एक खास बात बेटा, और इसके पास क्या है? स्पर्म के पास एंटी फर्टिलाइजिंग ग्लाइकोप्रोटीन भी है। मतलब इसके पास एंटी फर्टिलाइजिंग ग्लाइकोप्रोटीन है और इसके हेड में 3 एंजाइम हैं जो एक के क्या करेंगे? एक से जाकर रिएक्शन करेंगे। अब एक को देख लो, इधर क्या है? एक है। एक की लेयर देख लो, एक की ये लेयर है बेटा, डबल लेयर होती है। और यहीं पे आपका बेटा सेकंड पोलर बॉडी बनकर किनारे पे बैठा रहता है, उसको आपको पता है। जो एक का लेयर होता है, अंदर वाली लेयर को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये अंदर जो है मियोसिस अरेस्ट है मेटाफेज सेकंड में। ये आपको पता है बेटा कि जब तक इसके अंदर स्पर्म इंटर नहीं करता तब तक ये मियोसिस में अरेस्ट होता है। मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में क्या करता है बेटा? ये अरेस्टेड रहता है। ये आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद चारों तरफ लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा की चारों तरफ लेयर पाई जा रही है। हाइलुरोनिक एसिड है जो सीमेंट की तरह काम करता है, जो कोरोना रेडिएटिंग सेल को क्या करता है बेटा? जोड़ के रखता है। तो ये कोरोना रेडिएटिंग सेल है बेटा, ये चारों तरफ जो बना है ये कोरोना रेडिएटिंग सेल है। और इसको जोड़ के कौन रखा है? एक को मजबूती देने के लिए एक इसको जोड़ के रखता है कौन? हाइलुरोनिक एसिड। ये सीमेंट की तरह काम करता है। तो ये सीमेंट की तरह काम करता है, कोरोना रेडिएटर ईंट की तरह काम करता है। बहुत अच्छी सी मोटी सी एक दीवार बना के रखा हुआ है। ठीक है बेटा। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली दीवार होती है इसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। तो आप बेटा खुद देखिए, हाइलुरोनिक एसिड है जो लेयर बना रही कोरोना रेडिएटा की, उसके अंदर जोना पेल्यूसिडा की लेयर पाई जा रही है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर पाई जा रही है। मतलब एक बेटा पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड है। कोई भी इसकी परमिशन के बिना एंट्री नहीं कर सकता है।
एंजाइम है इसके पास जो इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता आसानी से। तो अब स्पर्म जो इसके स्पीसीज का है बेटा, उसके पास इन सारी की सारी लेयर को डिसॉल्व करने के लिए क्या है बेटा, एंजाइम है। क्या है बेटा, एंजाइम है। और सारे के सारे एंजाइम ये लगाएगा और सारी की सारी लेयर को क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा, खत्म कर देगा, जिससे स्पर्म आसानी से इंटर कर जाएगा किसके अंदर, ओवम के अंदर। ओके बेटा, ठीक है। देखिए तो कह रहा जो स्पर्म है बेटा, इसके अंदर एंजाइम, 3 एंजाइम पाए जा रहे हैं। पहला है हाइलुरोनाइडेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम हाइलुरोनिक एसिड को क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है। जब हाइलुरोनिक एसिड बेटा डिसॉल्व हो जाता है तो कोरोना रेडिएटा ये भी कमजोर पड़ जाता है क्योंकि सीमेंट बेकार हो गया। ठीक है, फिर क्या करता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग दूसरा एंजाइम होता है जो क्या करता है, ये कोरोना रेडिएटा की जो लेयर होती है इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब इनको ये डिस्ट्रॉय कर दिया और ये इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, 2 वाल बेटा टूट गई। तीसरी वाल जोना लाइसिन एक्रोसिन होता है जो जोना पेल्यूसिडा की लेयर को आके डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बेटा जितनी लेयर थी सारी की सारी लेयर टूट चुकी हैं। अब स्पर्म क्या करेगा बेटा, इसके अंदर इंटर करने की कोशिश करेगा। ठीक है बेटा, और एक प्रोटीन और बेटा, एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन। देखिए बेटा, ये जो एक का सरफेस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बाहर वाली लेयर है, देखिए जोना पेल्यूसिडा की लेयर पर यहां पे प्रोटीन पाई जा रही है, ये रेड रेड कलर का है, देखो ये प्रोटीन है, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजिन। और वही स्पर्म के पास क्या है, एंटी फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन दोनों मिलते हैं और इसी को बोलते हैं एग्लूटिनेशन। मतलब ताले के अंदर चाबी फिट हो गई, यही है एग्लूटिनेशन। क्योंकि इसके पास क्या है बेटा, एंटी फर्टिलाइजिन, इसके पास क्या है, फर्टिलाइजिन, दोनों ताला और चाबी फिट हो गया, इसी को बोल देते हैं क्या, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन हो गया है। मतलब स्पर्म की हेड पर, एक्रोसोम पर जितने एंजाइम थे सारे एंजाइम ने काम किया और एक के ऊपर की सारी लेयर को डिसॉल्व कर दिया। अब आसानी हो गया ना, सारी दीवारें टूट चुकी हैं, अब मिलन होगा। दीवारें खत्म तो अब मिलन होगा। आगे चलो, चलिए फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजिंग कोन। अब कह रहा है अंडे के अंदर, एक के अंदर अब फर्टिलाइजिंग कोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, कोन बन जाएगा। कोन क्यों बनेगा बेटा, कोन बनेगा इसलिए जिससे अंडा क्या करे, एक क्या करे, स्पर्म को रिसीव करने के लिए कोन बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजिंग कोन, कॉन्टैक्ट ऑफ एक्रोसोम स्टिमुलेट। अब कह रहा जो एक्रोसोम है ये बेटा स्पर्म है, ये स्पर्म की हेड पर मैंने कहा बेटा एक्रोसोम होता है, ये एक्रोसोम होता है, ये एक्रोसोम की हेड होती है, ये एक्रोसोम। ठीक है, तो कह रहा है जो एक्रोसोम होता है ये स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट, आउट ग्रोथ। ये क्या करता है, आउट ग्रोथ करवाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ऊसाइड बैठा है उसके अंदर कहता है कि आउट ग्रोथ करो, और इस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन कोन, और इसी को हम बोल देते हैं फर्टिलाइजेशन कोन ऑफ रिसेप्शन। रिसीव करता है इनकमिंग स्पर्म को। अब करता क्या है बेटा, ये आउट ग्रोथ करवा देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा इसकी आउट ग्रोथ करा देता है, जिससे ये आउट ग्रोथ आगे की तरफ बढ़ता है और स्पर्म को रिसीव कर लेता है। स्पर्म को रिसीव करने के लिए फर्टिलाइजिंग कोन, और इसी को बेटा हमने क्या बोल दिया, फर्टिलाइजिंग कोन है। ये यही होता है फर्टिलाइजिंग कोन। ये फर्टिलाइजिंग कोन बन जाता है, ये कोन जैसा बन गया। अब यही स्पर्म आके क्या करेगा बेटा, ये स्पर्म को रिसीव करेगा। उसके बाद क्या होगा बेटा, मैंने बताया कि एक एग जो है बेटा एक ही स्पर्म को रिसीव करती है, एक से ज्यादा स्पर्म को रिसीव करने की परमिशन नहीं देती। तो ये जो कोन बनाया है बेटा, ये कोन से स्पर्म को ये क्या करेगा, रिसीव करेगा। लेकिन आप देख रहे हैं बेटा यहां भी स्पर्म है, यहां भी स्पर्म है, ये भी 2 स्पर्म है बेटा, ये भी तो घुसना चाहते हैं अंदर, लेकिन ये नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि जोना रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीमरियानी। ये क्या करता है, जोना रिएक्शन होता है, जो जोना पेल्यूसिडा की लेयर होती है बेटा, स्पर्म को एक ही स्पर्म को एंट्री करने देता है, उसके बाद दरवाजा बंद, उसके बाद कोई दूसरा स्पर्म एंटर नहीं कर सकता है। ठीक है बेटा, तो जोना पेल्यूसिडा जो होता है बेटा वो रिएक्शन करता है, मतलब एक स्पर्म की एंट्री होने देता है, एक स्पर्म की एंट्री तो करा देगा बेटा, बाकी स्पर्म की एंट्री नहीं कराएगा, रोक देगा। तो वही होता कैसे है, ये देखियो बेटा, करा कि ये जो लेयर है, लेयर के ऊपर पहले पॉजिटिव चार्ज बाहर होता है, अंदर नेगेटिव होता है। ये पोलराइज्ड फॉर्म में होता है। कैसा होता है बेटा, पोलराइज्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, पोलराइज्ड मतलब बाहर चार्ज पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। लेकिन ये जब सोडियम चैनल खुलता है बेटा, सोडियम चैनल खुलने की वजह से सोडियम इंटर अंदर करता है, ये सोडियम इंटर कर गया अंदर। जब सोडियम इंटर अंदर करेगा तो बेटा अंदर की तरफ चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा।
बाहर चार्ज पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव था, लेकिन जब सोडियम एंट्री किया तो सोडियम के ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, ये डीपोलराइज्ड हो जाएगा। अब बाहर की तरफ जो पॉजिटिव था बेटा, ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव बन गया निगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो अब इसकी जो मेम्ब्रेन थी बेटा डीपोलराइज हो जाएगी। कह रहा है कि ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल खुल गया, मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज। लेकिन अब मेम्ब्रेन कैसी हो गई, डीपोलराइज हो गई। इसका मतलब क्या है बेटा, प्रिवेंट पॉलीइम्ब्रियोनी, मतलब एक से ज्यादा पॉलीस्पर्मी होना चाहिए बेटा, ठीक है, पॉलीस्पर्मी। तो एक से ज्यादा अब स्पर्म को बेटा एंट्री नहीं कर देगा, नहीं करने देगा बेटा। तो ठीक है, प्रिवेंट क्या करेगा, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। तो एक से ज्यादा स्पर्म अब इसके अंदर इंटर नहीं कर पाएगा। अब जब एक से ज्यादा स्पर्म एंट्री नहीं कर पाएगा तो ये फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी होता है बेटा। फास्ट ब्लॉक मतलब बहुत तेजी से स्पर्म जैसे एंट्री किया तुरंत ये दीवार बंद, उसके बाद कोई एंट्री नहीं कर सकता है, सिर्फ एक ही एंट्री करता है, ठीक है बेटा। मजाकिया तौर पे भी कहते हैं बेटा कि जब शादी होती है दुल्हन के पास केवल हस्बैंड ही जाता है, ठीक है, हस्बैंड के जाने के बाद दरवाजा बंद हो जाता है। उसी तरह बेटा इसमें भी है, एक के अंदर केवल एक स्पर्म जाता है, एक स्पर्म जाने के बाद एक की लेयर दीवार को बंद कर देती है, उसके बाद कोई भी एक बेटा स्पर्म बेटा एंट्री नहीं कर पाता है। ओके, ठीक है। तो ये होता है बेटा जोनर रिएक्शन, फास्ट ब्लॉक पॉलीम्ब्रियानी, तेजी से क्या करता है, पॉलीम्ब्रियानी को, पॉलीस्पर्मी को रोक देता है, जिससे एक से ज्यादा स्पर्म इसके अंदर एंटर नहीं कर पाते। ये सब स्पर्म मारे जाते हैं और एक स्पर्म को यहां से रिसीव कर लिया जाता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कॉर्टिकल कुछ रिएक्शन भी इसके अंदर चलता है जो क्या रोकता है, पॉलीस्पर्मी को रोकता है। कह रहा है इसके एक के अंदर और भी कुछ रिएक्शन चलती हैं जिससे उसकी वजह से भी क्या होता है, एक से ज्यादा स्पर्म एंट्री नहीं कर पाते हैं, ठीक है बेटा। देखिए इसको, ठीक है बेटा, बना लीजिए पूरा। अगली स्लाइड पे चलते हैं बेटा। देखिए एम्फीमिक्सिस क्या है, एम्फीमिक्सिस वही है बेटा, फिर से स्पर्म और ओवम को क्या करना है, फर्टिलाइज करना है, जाइगोट बनाना है। एम्फीमिक्सिस में वही बेटा क्रोमेटिन फाइबर मिक्स करेंगे मेल और फीमेल के, यही होता है एम्फीमिक्सिस। तो एम्फीमिक्सिस क्या होता है, कह रहा है मिक्सिंग ऑफ क्रोमेटिन को मिक्सिंग करना, किसके किसके के, मेल और फीमेल के। तो कह रहा है मेल और फीमेल के क्रोमोसोम को मिक्स करने को क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। अब ये बेटा आपकी एग है, एग के अंदर एनाफेज स्टेज हो चुका है, स्पर्म एंट्री करेगा, सेल डिवीजन चालू हो जाएगा। मतलब एग जो है बेटा एनाफेज स्टेज में है, इंटर करेगा स्पर्म, अब डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो एनाफेज को क्या करेगा, स्टार्ट करा देगा। जैसे स्पर्म इंटर करेगा बेटा एनाफेज स्टार्ट, उसके बाद क्या होगा, सेल डिवाइड करेगा। तो कह रहा है हाँ एनाफेज स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। अब स्पर्म इंटर कर गया है किसके अंदर, एग के अंदर। अब ये रहा बेटा स्पर्म का एग, ये रहा ओवम का एग। अब मैंने आपको बताया था बेटा यहाँ पे दो पोलर बॉडी बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी वो भी बाहर आ जाती है, सेकंड पोलर बॉडी वो भी किनारे साइड आ जाती है। अब ये क्या करेगा बेटा, अब दोनों फ्यूज कर गए हैं, तो अब जब फ्यूज करेंगे तो बेटा जाइगोट बनेगा। तो अगले स्टेप में देखिए पोलर बॉडी बाहर हो गई, ये हो गया मेल का न्यूक्लियस, ये हो गया फीमेल का न्यूक्लियस। अब ये दोनों क्या करेंगे बेटा, एम्फीमिक्सिस करेंगे। अब इनका जो क्रोमोसोम इनके अंदर है और इनका जो क्रोमोसोम है दोनों का मिक्स करेगा। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का मिक्सिंग कराया, यही हमारा एम्फीमिक्सिस है, क्योंकि क्रोमेटिन क्या हो गए बेटा, मिक्स हो गए। तो अब इससे अब क्या बनने वाला आपका, जाइगोट। तो ये बेटा बन गया आपका जाइगोट, ये बेटा हमारा क्या, एम्फीमिक्सिस। चलिए बेटा लास्ट स्लाइड देख लेते हैं। लास्ट स्लाइड कह रहा है अब सेल के अंदर डिवीजन होना स्टार्ट हो गया, स्पर्म एंट्री कर गया एक के अंदर, जाइगोट बन गया, जाइगोट के अंदर डिवीजन स्टार्ट हो गया। तो जब जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा तो बेटा एक क्लीवेज बनाएगा। एक सेल थी पहले जाइगोट, फिर जाइगोट के अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा, 2 सेल बनेगा, 4 सेल बनेगा, 8 से 16 बनाएगा, 16 से 32 होगा। मतलब अब क्लीवेज का फॉर्मेशन होगा, लगातार सेल के अंदर क्या होता रहेगा, डिवीजन होता रहेगा, जाइगोट डिवाइड करता रहेगा, एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है बेटा, लगातार डिवाइड होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और जब लगातार डिवाइड करने के बाद एम्ब्रियो बनाएगा और फिर जाके ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियम वाल में, फीमेल के यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम वाल है बेटा वहां पे जाके ये अटैच हो जाएगा। फिर स्टार्ट हो जाएगा गेस्टेशन पीरियड जो 9 मंथ तक चलेगा। ओके, तो अब देखते हैं बेटा जो जाइगोट है, जाइगोट के अंदर डिवीजन हो रहा है, तो कह रहा है क्लीवेज क्या है, कह रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद इट इज ए रैपिड माइटोटिक डिवीजन। कह रहा है जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो बेटा बहुत तेजी से सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा ऑफ द जाइगोट। जो जाइगोट है उसके अंदर बहुत तेजी से डिवीजन होगा, विच कन्वर्ट सिंगल सेल। अब ये जो जाइगोट है बेटा कह रहा है सिंगल सेल होता है, तो ये जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा जाइगोट सिंगल सेल में बदल जाता है। अब जाइगोट क्या करेगा, फिर से डिवीजन करेगा
और मल्टी सेलुलर मारूला स्टेज में पहुंच जाएगा। मतलब जाइगोट डिवाइड करेगा और मारूला बनाएगा। ड्यूरिंग क्लीवेज टोटल साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन कांस्टेंट। कह रहा है एम्ब्रियो का जो साइज है बेटा, कह रहा है क्लीवेज के दौरान जो साइज है एम्ब्रियो का वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। ड्यू टू, क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ है बेटा, ग्रोथ फेज में G1 और G2 इसमें एब्सेंट होता है, इसलिए इसका ग्रोथ नहीं होता है। तो जब ड्यूरिंग क्लीवेज की बात कर रहा है, ड्यूरिंग क्लीवेज साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि इसमें G1 और G2 स्टेज नहीं पाया जाता। आपको पता है कि G1, G2 और G1 और G2 क्या करते हैं, सेल के साइज को बढ़ाते हैं। तो ये कांस्टेंट है ही नहीं, तो कांस्टेंट रहेगा, सेल का साइज बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, अगला कह रहा है कि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक जो रेशियो है ये इंक्रीज करेगा। न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है जो टोटल मास ऑफ साइटोप्लाज्म है वो सेम है। साइटोप्लाज्म कैसा है बेटा, टोटल जो मास है साइटोप्लाज्म का वो सेम है। डीएनए कंटेंट इंक्रीज, लेकिन डीएनए बेटा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि सेल डिवाइड कर रही है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से तीन सेल। अब ये बेटा सेल के साइज का नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ये एक सेल थी, एक सेल से दो सेल, दो सेल से तीन सेल, चार सेल, 16 सेल, 32 सेल। बेटा सेल का साइज बढ़ रहा है ना, सेल का साइज तो बढ़ रहा है ना। तो कह रहा है मास ऑफ साइटोप्लाज्म सेम रहेगा, मास तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। डीएनए कंटेंट लेकिन लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि सेल डिवाइड कर रहा है, तो जो है डीएनए का कंटेंट बढ़ता जाएगा, भले ही साइटोप्लाज्म का मास सेम रहेगा। नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर, इनका भी नंबर बढ़ेगा बेटा। जब ये सेल डिवाइड कर रहा है लगातार, टू एन सेल लगातार जब बढ़ता जा रहा है तो क्या होगा बेटा, ब्लास्टोमियर का साइज भी तो बढ़ेगा। साइज ऑफ ब्लास्टोमियर, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर तो बढ़ रहा है बेटा, 1 2 3 4 ये नंबर बढ़ रहा है, बट कह रहा है कि ब्लास्टोमियर, लेकिन साइज जो है ब्लास्टोमियर का ये कम होता जाएगा। क्योंकि बेटा पहले सेल के अंदर अगर एक सेल है तो उसका साइज बड़ा है, लेकिन अब जब ढेर सारी सेल बनेंगी तो छोटी छोटी सेल हो जाएंगी, तो साइज क्या हो जाएगा बेटा, तो साइज ऑफ ब्लास्टोमियर धीरे धीरे घटना होगा। क्योंकि ये बड़ी साइज नहीं, बड़ी साइज रहेगी तो ज्यादा बड़ी रहेंगी तो कम रहेगा, लेकिन अब जैसे कम रहेगा, लेकिन नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा साइज छोटा होता चला जाएगा, तो इसीलिए साइज ऑफ ब्लास्टोमियर क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, तो कह रहा है जो क्लीवेज होता है एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर मारूला, और ये क्लीवेज एंड होता है मारूला को बनाकर। मारूला को बनाने के बाद ये क्या होता है बेटा, क्लीवेज का एंड होता है, मतलब ये सेल डिवाइड करेगा, मारूला ब्लास्टूला ये सब बनाने के बाद तब रुकेगा। तो देखते हैं अपन बेटा कैसे डिवीजन होता है सेल का। ये मैंने माना बेटा, ये हमारा जाइगोट है, ये जाइगोट है, जाइगोट की पोलैरिटी 2n है बेटा। ठीक है, अब ये जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये सिंगल सेल है, लेकिन अब ये दो सेल हो गया, ये ब्लास्टोमियर बोलेंगे, और दो सेल से कितना हो गया, 4 सेल, ये ब्लास्टोमियर है बेटा। अब देखिए सेल का साइज बेटा, सेल का साइज क्या हो रहा है, छोटा होता जाएगा, क्योंकि सेल का नंबर बढ़ रहा है ना, सेल का नंबर बढ़ेगा तो सेल का साइज छोटा होता चला जाएगा। अब ब्लास्टोमियर 2 थे पहले, थोड़ा साइज बड़ा था, लेकिन अब ब्लास्टोमियर का साइज देखो धीरे धीरे छोटा होगा, 2 सेल से 4 सेल बन गया। अब ये मारूला में आ गया, अब देखो सेल का साइज बेटा और छोटा हो गया, ये मारूला कंडीशन में आ गया। तो 8 से 16 सेल की कंडीशन को क्या बोलते हैं, मारूला। जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज को भी ब्लास्टोमियर बोलेंगे अंदर, 4 सेल स्टेज में फिर भी ब्लास्टोमियर। लेकिन जब 8 से 16 हो जाता है तो सेल का नाम बदलता है, फिर उसको बोलते हैं मारूला। और अब इसके चारों तरफ जो जोना पेल्लुसिडा की वाल है बेटा, ये टूटना शुरू करती है। ये जो जोना पेल्लुसिडा की जो लेयर है बेटा, ये टूटना शुरू करती है, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अब इसको क्या करना है, इसके अंदर जो ब्लास्टोमियर है बेटा, अब ब्लास्टोमियर को क्या करना है, अटैच होना है जाके यूट्रस के अंदर। तो अगले डायग्राम में देखेंगे बेटा, ये जो ऊपर वाली लेयर थी ये बना लेती है ट्रोफोब्लास्ट। क्या बना लिया बेटा, ट्रोफोब्लास्ट। पहले क्या बनाया, मारूला, मारूला सब कहां पहुंच गया, ट्रोफोब्लास्ट में। अब ये ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, अटैच इन द यूट्राइन वाल, ये यूट्राइन वाल में जाके क्या करेगा, इम्प्लांट कर जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा इम्प्लांटेशन। तो ये जोना पेल्लुसिडा की वाल बेटा क्या होती है, अलग हो जाती है, जिससे ये ट्रोफोब्लास्ट बनता है, ये जाके यूट्राइन वाल से अटैच हो जाता है और इसके अंदर इनर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, इनर सेल मास का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब इसको बोलेंगे ब्लास्टूला। कौन सी स्टेज में आ गया, ये मारूला स्टेज में था, अब ये पहुंच गया ब्लास्टूला। ब्लास्टूला सेल में बेटा चारों तरफ ट्रोफोब्लास्ट सेल जो बनी है ये बन जाती हैं, और यही क्या करती हैं, इम्प्लांटेशन, ये यूट्राइन वाल में अटैच हो जाती हैं और अंदर की तरफ इनर सेल मास बन जाता है। कौन सा मास है, इनर सेल मास, और यही इनर सेल मास जाके बेटा आगे क्या बनाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, और ये जाके यूट्राइन वाल में अटैच हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ट्रोफोब्लास्ट यूट्राइन वाल से
जो आपका जो ये ब्लास्टुला है बेटा, पूछता है कि ब्लास्टुला जो है यूट्रस से किससे अटैच होता है, यूट्रस यूट्राइन वॉल से जाके किस चीज से अटैच होता है, तो अटैच होता है ये ट्रोफोब्लास्ट से, ठीक है। और इनर सेल मास, जो ब्लास्टुला के अंदर इनर सेल मास होता है, इससे क्या बनता है ये पूछता है, तो इससे आपका एम्ब्रियो बनता है। ओके बेटा, चलिए पूरा स्लाइड देख लीजिए एक साथ। बेटा ठीक है, बना लीजिए पूरा बेटा, पूरा ठीक बना लीजिए। चलिए बेटा, सारे स्लाइड को बेटा एक बार दिखा देते हैं, सारे स्लाइड को आप बना लीजिएगा। चलिए बेटा, ये पहली स्लाइड है बेटा, इसको मैं सब सेंटर पे कर दे रहा हूं, आप बनाते जाइएगा, मैं साइड हो जाता हूं। पहली स्लाइड है ये, सेकंड स्लाइड है बेटा, थर्ड स्लाइड है, फोर्थ, बेटा ठीक, इसको बना लीजिए। फिफ्थ स्लाइड, ठीक, सिक्स, लास्ट सेवन, ठीक है बेटा, बना लीजिए बेटा इसको। ठीक है बेटा, तो हम इम्प्लांटेशन करा चुके हैं बेटा, जो हमारा मारूला ब्लास्टुला है बेटा, ये ब्लास्टुला जो है, अब इसका हमने क्या किया, यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन करा दिया। अब इम्प्लांटेशन को बेटा डिटेल में पढ़ेंगे, तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा इम्प्लांटेशन। आज यहीं तक रहते हैं बेटा, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू बेटा।